हेलो एंड वेलकम। मैं हूँ आदित्य सांगवान और मैंने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स से बात करी जो हरियाणा में विद्यार्थी हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि ये जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है 11th और 12th क्लासेस में, क्योंकि 11वीं और 12वीं करना हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों ने छोड़ ही दिया है। 11वीं 12वीं कर ही नहीं रहे। वो 11वीं 12वीं नहीं करने का मतलब ये है कि 11वीं 12वीं का जब टाइम आता है तो वो कोचिंग सेंटर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। नीट की, जेई की, एनडीए की, इन सब की कोचिंग करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, और अपने शहरों से, अपने स्कूलों से दूर अलग अलग कस्बों में जहाँ कोचिंग सेंटर्स के हब हैं वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पर जाके वो कोचिंग करते हैं। अब आप ये चीज़ देखिए कि जिस समाज में वहाँ के बच्चे जो हैं वो स्कूल में अपनी स्कूल की पूरी एजुकेशन पूरी नहीं कर रहे, उसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह से देख रहे हैं, तो उस समाज में क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल डेवलपमेंट और साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे पैदा होगा। इसके अलावा एक ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है कि वो कर क्यों नहीं रहे, इसका कारण क्या है। इसका सीधा सा कारण ये है कि वो मानते हैं कि 11वीं 12वीं की एजुकेशन तो फॉर्मेलिटी है और इसमें जो भी नंबर आएंगे ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, कौन पूछता है उन नंबर्स को। इससे अच्छा वो डायरेक्ट जहाँ पे उनको एडमिशन लेना है या एमबीबीएस करना है या आईआईटीज में जाना है या जहाँ भी उनको जाना है, वो तौर तरीके वो अपने 2 साल पहले ही लगाते हैं और वहाँ पे वो कोचिंग करना शुरू करते हैं। और कोचिंग क्लासेस जो हैं, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, वो तो एक कम्प्लीटली फैक्ट्रीज हैं जो एक ही तरीके की पढ़ाई कराते हैं। एक तरीके की पढ़ाई मतलब ये जो आपका टेस्ट है, और इस टेस्ट में अगर आप पास हो जाओ तो उस पास होने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, किस तरीके का सिलेबस चाहिए, किस तरीके का पेपर और नोट्स आपको चाहिए, वो उस तरीके का आपका माइंडसेट प्रिपेयर करा देंगे। और उसमें भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें भी पूरा का पूरा कोचिंग सेंटर्स जाने के बाद भी बच्चों का उन जितने भी ये टेस्ट हैं उनमें एडमिशन नहीं हो पाता है और वो वापस 99% बच्चे जो हैं वो उदासी और एक मेलनकलिक फेज में आके वापस घर बैठ जाते हैं और फिर दोबारा कुछ इंटरेस्टिंग करने का सोचते हैं। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि 11वीं 12वीं जो हमारी फाउंडेशंस होती हैं एजुकेशन सिस्टम की, अगर आप वही नहीं करेंगे, अगर हमारे बच्चे और हम लोग वही पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर मायने क्या रह जाते हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नौकरी पाना है या नौकरी पाके एक तरीके की एक पर्टिकुलर लाइफ जीना है। सो मिचेल फुको कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो पूरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है। उनका जो आइडिया है गवर्नमेंटेलिटी का वो ये है कि हम पैदा होते हैं, फिर हम सभी स्कूल जाते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं, फिर हम नौकरी करने लग जाते हैं। कोई भी इनके अलावा कोई भी अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस नहीं है। हम एक ही तरीके की लाइफ सभी के सभी लोग लीड कर रहे हैं। जितनी भी पॉपुलेशन है, तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का माध्यम है इंस्टीट्यूशंस। अब इससे ये चीज़ देखिए कि हमारे अंदर से कोई बच्चा या कोई ऐसा स्टूडेंट जो है जो बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है या जो एक्सेप्शन है किसी चीज़ में, उसको भी हम इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एक एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाते हुए चले जाते हैं और बाद में एक ही तरीके की लाइफ वो लीड कर रहे हैं। क्यों? मतलब हम सभी लोग एक ही जैसे हो रहे हैं, बड़े ही बोरिंग और एक ही जैसे नौकरी करने वाले। पर इसमें इसमें वैरायटी इसलिए नहीं है क्योंकि पहले के लोग जैसे होते थे वो उनमें से काफ़ी गुरुकुल्स में पढ़ते थे, अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते थे, कई घर पे ही पढ़ते थे, कई कुछ होता था और वो कई ट्रैवल करके ही सीखते थे। पर उन सब चीज़ों में ये था कि तभी हमारे जो लोग थे उनके आइडियाज़ बहुत बेहतर होते थे, हर आदमी के अलग अलग आइडियाज़ होते थे। अब जो है वो सेम ही तरीके का सीन है। इसी के साथ मैं आपको एक और बताता हूँ। एक माइकल जे सेंडल हैं और वो अमेरिका के हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर हैं। 2019-20 के आसपास उनकी एक किताब आई थी, बहुत खूबसूरत किताब है, उसका नाम है ट्रेनी ऑफ मेरिट। तो उसमें वो बताते हैं कि मेरिटोक्रेसी जो है वो अपने आप में एक मिथ है। मेरिटोक्रेसी जो है वो अपने आप में एक इनइक्वालिटी है, वो अपने आप में एक इनजस्टिस है। मेरिट जो है वो आधार नहीं है एकेडमिक एक्सीलेंस का। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि एक बच्चा जो है, एक बच्चा गांव से चलकर शहर में स्कूल में जाता है, उसका पूरा का पूरा सुबह का स्ट्रगल है, उसके गरीब परिवार है, उसके साथ सोशल जस्टिस नहीं है और वो शहर में जाके पढ़ाई करता है। एक शहर का बच्चा है जो गाड़ी से स्कूल में आता है, स्कूल में आके फिर वो पढ़ता है और उसके 95% मार्क्स आते हैं। जो गांव से बच्चा जा रहा है अगर उसके 85% मार्क्स आते हैं, तो उन दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सिमिलर नहीं है। तो सिमिलर जब बैकग्राउंड ही सिमिलर नहीं है उन दोनों का, उन दोनों की
उन दोनों के पास जो रिसोर्सेज हैं वही इनइक्वल हैं, तो उनका जो मापने का जो पैमाना जो है मेरिट का, वो भी अपने आप में गलत है। तो ये जो मेरिटोक्रेसी का मिथ है कि भाई हमारे बच्चे को इतने मेरिट में आना है, इतने नंबर लेके आने हैं, ये भी अपने आप में ऐसे पैमाने हैं जो धीरे धीरे टूट रहे हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हरियाणा के जो स्कूल्स हैं पर्टिकुलरली, पहले तो आप ये मान के चलिए हरियाणा में कोई अच्छा स्कूल है ही नहीं। आप को कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि बहुत अच्छे स्कूल है, तुम आप मत मानिएगा ये बात, क्योंकि नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी उन्हीं स्कूल से पढ़ के आया हूँ। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात स्कूल्स के बारे में ये बता रहा था। मैंने रिसेंटली एक बात पता करी कि एक स्कूल में अगर 11th और 12th क्लास में या 8th और 9th क्लास में 200 बच्चे हैं, तो उन 200 बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट इन द सेंस कि उनको अलग-अलग बाँटा जाता है अलग-अलग सेक्शन में। कई बच्चों को ए सेक्शन में मिलता है, फिर बी मिलता है, फिर सी और डी, ई, एफ, जी इस तरीके से चलता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एकेडमिक आधार के ऊपर, शैक्षणिक आधार के ऊपर जो सबसे एकेडमिया में जो मेरिट में जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनको ए सेक्शन में रखते हैं। फिर जो उनसे कम है उनको बी में, फिर उनसे कम है उनको सी में, फिर डी, ई, एफ, जी, एच। और इसमें भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे इंटेलिजेंट टीचर है वो ए सेक्शन को पढ़ाता है, उससे कम वाला बी को पढ़ाता है, उससे कम वाला सी को पढ़ाता है। जो ए सेक्शन को जो टीचर पढ़ाता है उसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, बी वाले को अलग तरीके की सैलरी मिलती है। ए सेक्शन वालों को कोचिंग क्लासेस के लिए भी पढ़ाया जाता है, उनके अलग टीचर्स होते हैं, उनके लिए हर तरीके की अपॉर्चुनिटी है। अब इससे गलत चीज़ कोई हो सकती है कि हमने अपने स्टूडेंट्स के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव, एक इनइक्वालिटी, एक सेग्रीगेशन, एक इन्फीरियोरिटी का माहौल पैदा कर दिया है कि जो उनको हमने पहले ही ये इस तरीके से बांट दिया है कि ये बच्चे ये इस तरीके के इंटेलिजेंट हैं, ये बच्चे पुअर स्टूडेंट्स हैं। अब उनके दिमाग में किस तरीके की भावनाएं होंगी? क्या वो बच्चा जो 8वीं क्लास में डी सेक्शन में है, क्या वो बच्चा 10वीं या 11वीं में ए में नहीं आ सकता? पर इस सिस्टम के आधार पे वो नहीं आएगा। जो बच्चे ठीक हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर उनको इतनी ज़्यादा तवज्जो है कि सबसे इंटेलिजेंट यही, उनको देनी चाहिए तवज्जो, पर उस तवज्जो के आधार पर जो और बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी हो रही है। ये जो माहौल हमने अपने स्कूल और क्लासरूम में डेवलप कर रहे हैं, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। हम खुद अपने सोसाइटी में, अपने स्कूल्स के अंदर सबसे पहले अ, असमानता, इनइक्वालिटी और क्या कहते हैं इसको, इनजस्टिस, अन्याय कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ, खुद के स्टूडेंट्स के साथ ही इस तरीके से उनको बाँट के। अब वो बच्चे आगे आगे जाके अगर संभावनाएँ भी हुई, जैसे जवाहर सरकार एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका हमने इंटरव्यू किया था, तो वो बताते हैं कि मैं जब 8th क्लास में था तो सबसे पीछे वाले सीट पे बैठता था और मैं मुश्किल से पास भी नहीं हो पाता था। तो मेरे टीचर ने मेरे को ये नोटिस किया कि पीवाई जिल्सन या इस तरीके से उनका कोई टीचर थे, तो उन्होंने मेरे को धीरे-धीरे आगे बैठाना शुरू किया, फिर मेरे ऊपर पर्टिकुलरली स्पेशल ध्यान देना शुरू किया और फिर धीरे-धीरे उन्होंने मेरे को अच्छे से ग्रूम किया और फिर अगले साल तक मेरे अंदर इतने अच्छे बदलाव हुए कि मैं अगले साल तक मैंने 10th क्लास में अपने स्कूल को टॉप कर दिया। तो उन बच्चों के ऊपर जिन जो शैक्षणिक तौर पर थोड़े से कम हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इस चीज़ के कि हम उनको नेग्लेक्ट ही कर दें, हम उनको इग्नोर ही कर दें कि ये तो इसी तरीके के बच्चे हैं, इनको टीचर भी इसी तरीके के दिए जाएँगे, इनके साथ भेदभाव भी होएगा। और ये चीज़ बहुत माइनर है, बहुत माइन्यूट है, ये पता भी नहीं लग रही, पर ये धीरे-धीरे हो रही है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है इस तरह की चीज़ें सुन के। अब मैं आपको थोड़ा-सा हरियाणा का जो एजुकेशन लेवल है, उसके बारे में बताता हूँ, पर्टिकुलरली स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल का। हरियाणा के अंदर 14,338 जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल हैं। उनमें से 450 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 बच्चे हैं। 1000 गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 टीचर है। अब मैं आपको टीचर्स की व कहानी बताता हूँ। हरियाणा में प्राइवेट स्कूल्स में 1,75,000 टीचर्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर 1,01,000 टीचर हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि हम और हमारे सोसाइटी में जो एक एनवायरनमेंट है और एक अफेक्शन है प्राइवेट स्कूल्स के प्रति, वो क्यों ना हो कि भाई प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट स्कूल खस्ता हाल होते हैं। वो हैं खस्ता हाल। ये मैं कोई अपने से आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, यूडीआईएसई के आंकड़े हैं ये। इसके अलावा हेडमास्टर्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं,
गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रिंसिपल्स की पोस्ट खाली पड़ी हैं। और हमारे हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि मैंने कपास चुग रखी है, अरंड काट रखी है, सरसों काट रखी है, लावणी काट रखी है। एक हरियाणा में एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही है कि भाई जो सरकारी कॉलेजेस जो हैं, यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो तो अपना ध्यान खुद रखें आर्थिक तौर पर, वो अपने चंदे से चलाएं या किसी भी तरीके से चलाएं, वो अपने खुद के ऊपर निर्भर हों। स्टेट का क्या लेना देना है उससे, सरकार से वो क्यों चाहती है कि उनको मदद मिले। जिस सरकार में, जिस दौर में, जिस जनरेशन में इस तरीके की मानसिकता हो ना एजुकेशन के प्रति, वहाँ पर आप ये सोच लीजिए कि आप वहाँ पे भट्ठा बैठाओगे, और आपने बिठा दिया है भट्ठा। भट्ठा इन द जो हरियाणवी शब्द मैं कह रहा हूँ ये बार-बार आपको, कि मतलब जिस सरकार की प्रायोरिटी ये हो, जिस सरकार की प्रायोरिटी ही एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ ना हो, वो सरकार फिर क्या करेगी? उस सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? आज के दिन गरीब से गरीब आदमी हरियाणा में ये सोचता है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। वो उसके लिए दिन-रात मेहनत करता है, और ये स्टेट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेलफेयर स्टेट बनने शुरू हुए तो उनमें एक क्रेडल टू ग्रेव नाम की एक थ्योरी चली कि पालने से लेकर मौत तक, जन्म से लेकर मरण तक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल के वेलफेयर की। पर ये चीज़ें सरकार में बैठे नेताओं को नहीं पता है, क्योंकि उनको जो वोट मिले वो इस चीज़ के लिए नहीं मिले कि उनको एजुकेशन देनी है। वो इस चीज़ के प्रॉमिस के साथ भी नहीं आए, और उन्होंने कभी कहा भी नहीं। वो तो हम हैं उनसे जो बेफालतू में मांग रहे हैं। और आप देख लीजिए अब किस तरीके का क्या माहौल है। ये हम, इसके लिए हम खुद दोषी है। मैं स्टेट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा, क्योंकि हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें पेनिट्रेट कर चुकी हैं। ये सारी चीज़ें कि हमें कोचिंग करनी है, हमें 12वीं नहीं करनी है, हमें प्राइवेट स्कूल्स में जाना है, हमारे को इस तरीके के सेक्शंस के अंदर बैठना है, हमारे को सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना है। ये सब चीज़ें, ये मैं बेफालतू का ज्ञान दे रहा हूँ आपको, पर फिर भी आप इस पे सोचिएगा ज़रूर। सो थैंक यू सो मच। मैं हूँ आदित्य सांगवान। बाय।